हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। और इस डबल एंट्री सिस्टम में आप लोगों को क्या सीखना है कि कैसे एक ट्रांजैक्शन जब होती है तो वो मेरे दो पार्ट्स माने कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को इम्पैक्ट करती है। ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैंने आपको इस चीज की थोड़ी सी हिंट दी थी जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब समझा था कि ट्रांजैक्शन वो होती है जो डुअल इफेक्ट लेके आए मेरे डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। ठीक हो गया। सो लेट्स बिगिन। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ये डेफिनेशन दी है विलियम पिकल्स ने। He said the double entry system seeks to record every transaction, हर transaction को। कौन सी transaction? जो पैसे या पैसे से संबंधी, money और money's worth in its double aspect, मतलब पैसे से संबंधित कोई भी अगर हमने ट्रांजैक्शन की है। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो पैसे से या पैसे से संबंधी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन को डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करने को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है रिकॉर्ड। ठीक हो गया। डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब इसको आगे उन्होंने फर्दर समझाया है। रिसीट ऑफ बेनिफिट बाय वन अकाउंट, एक अकाउंट में किसी तरीके का फायदा होगा और वही जो फायदा हो रहा है वो किसी दूसरे अकाउंट के लिए नुकसान होगा। सरेंडर ऑफ द लाइक बेनिफिट। ऑब्वियसली किसी का फायदा किसी का नुकसान होता ही है, तो बस उसी को इन्होंने इस टर्मिनोलॉजी में फिट करके लिख दिया है। द रिसीट ऑफ अ बेनिफिट बाय वन अकाउंट एंड द सरेंडर ऑफ अ लाइक बेनिफिट बाय द अदर अकाउंट। ठीक, आगे बोलते हैं। द फॉर्मर ऑफ द एंट्री बीइंग टू द डेबिट, जो बेनिफिट मिलना है उसको हम डेबिट करेंगे अकाउंट को, और ऑफ द अकाउंट रिसीविंग, एंड द लेटर मतलब जो सरेंडर ऑफ द बेनिफिट है उसको हम क्रेडिट करेंगे टू दैट अकाउंट सरेंडरिंग। अभी बहुत ज्यादा मुझे पता है आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। इसको आगे डिटेल में हम समझेंगे जब इसके आगे हम लोग चलेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। आगे मैंने आप लोगों को बताना है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन माय अकाउंटिंग। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं मैम? ये होते हैं एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। यही नहीं, यहाँ पे हम दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी हमारे अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। ये पार्ट बनता है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक हो गया। तो पहला मेरा पार्ट है पर्सनल अकाउंट। Personal account is one of the classification of accounts while doing accounting। ठीक, अब ये पर्सनल अकाउंट का मतलब जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है, पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड, तो आदमी संबंधी। अभी इसको मोटा मोटा ऐसे ही समझते हैं, किसी आदमी से अगर रिलेटेड या किसी पर्सन से रिलेटेड मेरा अकाउंट है तो उसको मैं बोलूंगी पर्सनल अकाउंट। और जो बच गया उसका ऑपोजिट हो गया इम्पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी इंडिविजुअल से या किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, तो वो कहलाएगा मेरा इम्पर्सनल अकाउंट। बहुत सिंपल लग रहा है। अब आगे देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का फर्दर बाइफर्केशन दिया है। पर्सनल अकाउंट मेरे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया। अभी इसको सिर्फ पढ़ेंगे। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनको डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में एक आता है रियल अकाउंट और एक आता है नॉमिनल अकाउंट। मैम कुछ समझ नहीं आया, अगेन मैं यही बोलूंगी, बड़ी अच्छी बात है। अगली स्लाइड आपके सामने ये रही। पहला मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट मेरे पास तीन टाइप के मैंने पिछली स्लाइड में रेफर करे थे। अब देखते हैं उन तीनों टाइप के पर्सनल अकाउंट को इन डिटेल। पहला होता है मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आप हो, जैसे कि मैं हूं, हम लोग नेचुरल पर्सन हैं। इसका मतलब हम इंसान हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे जो आप या मुझ जैसे हैं। ठीक हो गया। तो अगर इससे ह्यूमन बींग से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है तो वो किधर कैटेगराइज होगा? ब्रॉड कैटेगराइजेशन है उसका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
अब मुझे इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 टाइप के अकाउंट्स मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूं, तो मैं उन तीनों टाइप के अकाउंट्स को सिंपली क्लासिफाई कर दूंगी एज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हुए मैं उसकी एंट्री पोस्ट करूंगी। ठीक हो गया? तो ह्यूमन से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब जो बिजनेस का ओनर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोपराइटरशिप कंसर्न पढ़ रहे हैं, हमारा ये पार्टनरशिप नहीं है, हमारा कंपनी अकाउंट्स नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोपराइटर कैपिटल की। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो प्रोपराइटर और बिजनेस, पहले एक डिस्टिंक्ट सी बात है कि दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोपराइटर ही बिजनेस को रन कर रहा है और प्रोपराइटर के जाते ही बिजनेस भी बंद हो जाएगा, इसलिए प्रोपराइटर की कैपिटल इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड इन माय पर्सनल अकाउंट। इसको जो प्रोपराइटर की कैपिटल है वो मेरी पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लाया गया पैसा है। प्रोपराइटर ने किसी तरीके की ड्रॉइंग कर ली, मतलब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, वो वाला अकाउंट मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनता है। किन्हीं तरीके के डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जो मुझसे उधार पे सामान लेके जाते हैं, तो वो डेटर्स के अकाउंट भी मेरे किस में आएंगे? क्योंकि डेटर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली इंसान ही होंगे, तो वो डेटर्स भी मेरे पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। दूसरा आता है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर जो से मैं पैसा लेके आती हूँ अपने बिजनेस में, तो वो क्रेडिटर अकाउंट भी मेरे क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल, लॉ के टर्म में जो पर्सन है उसको डिफाइन किया गया है एज द नेचुरल पर्सन, एंड आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो इज कॉल्ड एज अ पर्सन। तभी अगर आपने देखा हो कि जब हम आप लोगों ने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि जब कोई केस फाइल होता है तो मिस्टर एक्स वर्सेस, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक हो गया, तो क्या यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री आके कटघरे में खड़ी होगी और वो केस को कंटेस्ट करेगी? नहीं। ये केस कौन फाइट करेगा? यूनियन कार्बाइड एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इस कंपनी के बिहाफ पे हमारे जो उस कंपनी को जो भी रिप्रेजेंट करते होंगे वो लोग आके उस केस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक होगा? तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में काउंट होता है। इज दिस क्लियर? तो हमने लिखा है दिस इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन्स विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमंस। इंसानों जैसी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ लॉ की निगाह में वो लोग, वो कंपनी जिंदा है। अब इसमें क्या आएगा? इसके अंदर आएगा एनी फर्म्स अकाउंट, एनी फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एनी बैंक्स अकाउंट। अरे बैंक का अकाउंट क्यों? देखो, अब आपको लगेगा कि मैम बैंक तो जैसे हमने बोला HDFC बैंक, तो ये बैंक जो है ये अगेन इट इज इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी, और ये एक लीगल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ की निगाह में, इसलिए बैंक अकाउंट भी मेरा पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाएगा एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? अकाउंट्स ऑफ क्लब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अगेन लिमिटेड होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है। अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक हो गया? तो ये सारे के सारे मेरे पार्ट बनेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या चीज हुई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जब मैं बैलेंस शीट ड्राफ्ट करूंगी, यहां पे इसको समझेंगे, जब मैं बैलेंस शीट ड्राफ्ट करती हूं तो मेरे पास यहां पे आते हैं डेटर्स, ठीक हो गया? अब ये डेटर्स का मैं टोटल सब, लेट्स से मेरे पास इस टाइम डेटर्स मतलब मेरे से जो लोगों ने उधार पे सामान लिया है वो 3 लाख रुपए का सामान मैंने उधारी दिया है। अब इस डेटर वर्ड के अंदर मेरे पास राहुल है, मेरे पास सोहन है, मेरे पास करण है, मेरे पास अर्जुन है, ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये कई सारे लोग हैं जो मिल करके डेटर का अमाउंट 3 लाख रुपीस बना रहे हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो रादर देन पुटिंग एवरी इंडिविजुअल्स नेम हियर, आई हैव क्लासिफाइड देम इनटू अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स।
तो इसीलिए ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसी तरीके से एक होता है मेरा, जैसे मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी साइड पे मेरे पास मुझे सैलरी पे करनी थी लेकिन अब तक करी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इस आउटस्टैंडिंग सैलरी में अगेन श्याम की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, गीता की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेखा की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पूजा की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अर्जुन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने सारे लोगों की जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या मैं हर किसी का नाम लिखूंगी? नहीं, मैंने उन सारे नामों को क्लासिफाई कर दिया है एक ग्रुप के अंदर और उस ग्रुप का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक हो गया। तो इस टोटल जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन है, जो कौन सा ग्रुप, उन लोगों का ग्रुप, ठीक हो गया। तो जो किसी लोगों के ग्रुप से संबंधी, लोगों से संबंधी अगर मैंने कोई ग्रुप बनाया है तो उसको भी मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलूंगी और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी मेरा पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेगा, ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं। आगे मुझे बोला गया है when an account represents a person or a group of person then it is called as representative personal account, that is any prepaid expense। prepaid का मतलब होता है आपने कोई खर्चा एडवांस में कर दिया, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई अनअर्न्ड इनकम, मतलब इसको आप दूसरी भाषा में अक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। मतलब आपने कमाई नहीं लेकिन आपको कोई पहले ही दे गया, आपकी ड्यू नहीं थी वो इनकम कमानी लेकिन आप लोगों ने पहले ही उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया। एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक हो गए। तो ये हो गए मेरे सारे के सारे 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट्स जो अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इस पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग का रूल है वो क्या है उसको देखते हैं। इट इज डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब मैम जो अगर कोई रिसीव कर रहा है मेरे बिजनेस से पैसा उसको तो कर देंगे डेबिट, और अगर कोई मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है क्रेडिट द गिवर तो उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अब इसको इस स्लाइड पे समझते हैं। मैंने बोला डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बात समझ आती है। अब मैंने क्या बोला, अब जब भी आप लोग ये अकाउंटिंग रूल पढ़ेंगे जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, आपको सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मेरे बिजनेस में अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो मेरे बिजनेस के लिए हो गया गिवर, अगर मेरे बिजनेस से कोई पैसा लेके जा रहा है तो वो हो गया मेरा रिसीवर, ठीक हो गया। डेबिट द रिसीवर, अगर मेरे बिजनेस से किसी को पैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए मेरा एक क्रेडिटर था जिसका नाम था गणेश। गणेश से मैंने लिए थे कुछ 5,000 रुपए और अब मैं गणेश को पे कर रही हूं, पेड टू गणेश। तो अब आपको कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मेरे बिजनेस से गणेश को पैसा मिल रहा है ना। गणेश इज द रिसीवर फॉर माय बिजनेस। इज दैट क्लियर? तो जब गणेश मेरे बिजनेस से पैसा ले रहा है तो गणेश रिसीवर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगी, गणेश अकाउंट डेबिट। जब मेरी एंट्री डलेगी गणेश अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक हो गया। और नीचे क्या आएगा ये हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आपको समझ आई ये चीज? लेट्स से मेरे पास एक डेटर था, ठीक है, रोहन नाम का। रोहन ने मुझसे कुछ 3,000 रुपए का सामान उधार लिया था, ठीक। अब रोहन मुझे वो पैसा वापस करके जा रहा है। आई हैव रिसीव्ड मनी या कैश फ्रॉम रोहन, ठीक हो गया जी। तो रोहन मेरा क्या था, डेटर था, ठीक। अब रोहन मुझे पैसा दे के जा रहा है तो इसका मतलब रोहन इज गिवर फॉर माय बिजनेस। रोहन इज गिवर फॉर माय बिजनेस। मेरे बिजनेस के लिए वो क्या है, गिवर है। तो जो गिवर होता है, मैंने रूल क्या बताया, क्रेडिट द गिवर। तो ऊपर में क्या आएगा अब इसको नहीं देखेंगे, हम अगले आने वाले रूल में इसको समझेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, टू रोहन अकाउंट,
ठीक है, 3000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो अब इसको आगे फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? अब एक बात बताओ कि एसेट और लाइबिलिटी रियल होती हैं कि फेक होती हैं? ठीक है, एसेट सारी की सारी रियल है, तो बस अब इसी चीज को दिमाग में रखेंगे कि मेरे पास रियल एसेट्स हैं। ठीक, तो रियल अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स। अरे वाह, ये तो याद हो गया। तो एसेट से संबंधी कोई भी अकाउंट है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। अब वो एसेट किसी भी तरीके की हो सकती है, वो चाहे तो टेंजिबल एसेट हो चाहे तो इनटेंजिबल एसेट हो, दोनों तरीके की एसेट्स मेरी किसका पार्ट बनेंगी? रियल अकाउंट का पार्ट बनेंगी। अब आप पूछेंगे कि मैम लाइबिलिटीज हमारे रियल अकाउंट का पार्ट क्यों नहीं है? आइए जरा देखते हैं। लाइबिलिटी में था कौन कौन? कैपिटल, ओके, ये तो मैम आपने बताया था ये तो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, नेचुरल पर्सन, ओके। फिर मेरे पास और क्या हो सकता है? यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी में मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं। अरे मैम क्रेडिटर्स भी तो पर्सन ही हो गए, अगर वो ह्यूमन है तो क्रेडिटर पर्सन नेचुरल पर्सन में आ जाएगा, अगर क्रेडिटर कोई फर्म है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी। हो सकता है मैंने बैंक से कोई लोन लिया हो, तो आपको पता है यहाँ पे किस नाम से आएगा? HDFC बैंक लोन। तो बेटा जी एक बात बताइए, जब बैंक का भी नाम दिया हुआ है तो क्या ये मेरा अगेन कोई अकाउंट नहीं होगा? कौन सा अकाउंट होगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अरे ये भी हो गया। अच्छा मैम कोई बात नहीं, हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग सैलरीज रही होंगी ना, वो भी तो हमारी लाइबिलिटी है। एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी तो पीछे बताया था ये कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। अरे इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे रियल अकाउंट में जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने क्या बोला कि खाली और खाली एसेट्स मेरे रियल अकाउंट्स में आएंगी। ठीक हो गया, चलिए साफ कर दिया। एग्जाम्पल, एसेट कौन कौन सी है? मेरा कोई कैश अकाउंट है, मेरा स्टॉक है, मेरा कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट, मेरा गुडविल अगेन इंटेंजिबल एसेट, लैंड बिल्डिंग एंड अकाउंट मेरा टेंजिबल एसेट, फर्नीचर अकाउंट मेरा अगेन टेंजिबल एसेट। तो ये किसी भी तरीके की एसेट है, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, वो दोनों के दोनों मेरा पार्ट बनेंगी रियल अकाउंट का। इससे रिलेटेड रूल को देख लेते हैं। एक नोट आ गया है, पहले नोट समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट्स आर बैंक अकाउंट अगेन, बैंक अकाउंट जो है वो है क्या? वैसे तो ये मेरी एसेट है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया दीज आर नॉट रियल अकाउंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, कई जगह इंटरव्यूज में फंसाने के लिए जब आप अकाउंट से रिलेटेड इंटरव्यू देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बैंक अकाउंट इज व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट, और जनरली इन द प्रेशर सिचुएशन दिमाग में ही आता है बैंक एसेट इज इक्वल टू रियल अकाउंट। गलत, बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, दिस इज अ नोट, दिस इज एन इमरजेंसी साइन। नेक्स्ट रूल है इससे रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि व्हाट क्या आया, अरे जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, तो वो कोई सामान ही होगा, इंसान तो हो नहीं सकता, इंसान के लिए तो कौन यूज होता है। तो क्या आया, क्या मतलब एसेट ही आ सकती है। ठीक, और क्या गया, ठीक, तो जब वर्ड है क्या तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये एसेट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है, मतलब अगर कोई एसेट आ रही है, आ जाओ तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर कोई एसेट जा रही है, बाय बाय कर रही है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसको समझते हैं। यहां मैंने आपको रूल बताया, व्हाट कम्स इन डेबिट comes in and credit what goes out, what goes out। ठीक हो गया जी, तो ये मेरी दोनों चीजें हैं। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, एसेट, कोई भी एसेट का नाम लो। मैम फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, खरीदा अपने आप चल के नहीं आएगा, फर्नीचर आपने खरीदा। ठीक हो गया, जब फर्नीचर मेरे पास आया तो मेरी एंट्री जब डालूंगी तो क्या बनेगी? डेबिट होगा। आपके सामने यहां लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चलो इसको डेबिट कर देते हैं। तो हमारे एंट्री डलेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। अब फर्नीचर आया तो कुछ गया भी तो होगा, कोई एसेट गई भी तो होगी। मैम कैश गया होगा, ठीक है, तो कैश गया तो हम क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि मैम ये चीज में कैश की बजाय कुछ और समझाओ। तो
ऐसा समझ लेते हैं व्हाट गोज आउट। लेट्स से मेरे डेटर्स थे, ठीक है, डेटर्स मेरे को पे कर गए, डेटर्स पेड मी बैक, ठीक हो गया। अब जब डेटर्स मुझे पैसा दे गए तो दे आर नो मोर माई डेटर्स, व्हेन दे पेड मी बैक व्हाई विल देयर बी माई डेटर्स। तो डेटर्स चले गए, डेटर्स गया, तो जब डेटर जाएगा तो कहां आ जाएगा, टू डेटर, ठीक है। ऊपर क्या डेटर क्या देके गया, ही पेड मी बैक, क्या, कैश, कैश एसेट दे गया। तो मैंने अभी क्या बोला था, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट, कौन सी एसेट आ रही है जी, कैश आ रहा है। तो क्या मैं ऊपर लिख सकती हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यही सेम चीज मैंने आपको अभी से पीछे वाली स्लाइड में जो समझाई थी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक हो गया। ये वाली सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, हम लोग अभी मिक्स मैच करके समझ लेंगे, ठीक। ये चीज समझ आ गई। तो अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। अरे लीक हो गया, मेरा नोट पहले ही आ गया। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, देखो अब इसको मैंने अपने बचपन में ऐसे समझा था कि नॉमिनल सा खर्चा है, ठीक है, मेरी बड़ी नॉमिनल सी इनकम है। जब कोई ऐसे बोलता है, इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि इनकम या खर्चा नॉमिनल है। तो यही है, दिस इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो जब ना याद हो रहा हो ना कि कौन सी चीज रियल में थी, कौन सी नॉमिनल में थी, तो बस ऐसे याद करना, मेरी सारी एसेट्स मेरी रियल है, ठीक हो गया। तो रियल एसेट्स, नॉमिनल सा खर्चा है, बिल्कुल आप काम करो बिल्कुल नॉमिनल सा खर्चा आएगा। तो खर्चा और इनकम नॉमिनल है, ठीक हो गया। अब खर्चा कैसा कैसा, सैलरी से रिलेटेड खर्चा, रेंट से रिलेटेड खर्चा, बैड डेट भी मेरा खर्चा होता है। कोई मैंने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, ठीक हो गया, इंटरेस्ट रिसीव करा तो ये क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई। तो ये इनकम भी नॉमिनल का पार्ट है। कमीशन रिसीव, कहीं से कमीशन रिसीव कर लिया तो ये भी किस चीज का पार्ट हो गया, मेरी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे जो पर्सनल अकाउंट थे, ठीक हो गया, उसमें मैंने आपको एक चीज लिख के बताई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक हो गया। प्री पेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एसेट हो गई भाई हमारी। कैसे एसेट हो गई भाई, इंश्योरेंस ड्यू नहीं था बट मैंने पे कर दिया, अब मुझे आगे टेंशन तो नहीं होगी ना इस चीज की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो गया, मेरी एसेट हो गई। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गई, मेरी लाइबिलिटी हो गई। अगर आप खाली वर्ड सैलरी पकड़ेंगे तो ये क्या है, ये है मेरा नॉमिनल अकाउंट, ये बनता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे ये वाला सफिक्स ऐड कर दिया, ये वाला सफिक्स ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाता है मेरा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो मेरे वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके ठीक से समझेंगे। एनी सफिक्स और एनी प्रीफिक्स, सॉरी ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, सॉरी सॉरी ये प्रीफिक्स है भाई, सफिक्स नहीं है। कोई भी प्रीफिक्स या कोई भी सफिक्स अगर मेरे किसी भी नॉमिनल अकाउंट के नाम के आगे या पीछे लगता है तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, वो इट विल नो मोर बी द पार्ट ऑफ माय नॉमिनल अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे इससे रिलेटेड रूल देख लेते हैं। रूल इसका है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चे हैं सारे के सारे डेबिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या आपको रूल बताया, रूल है डेबिट all expenses and credit all incomes and gains, ठीक है। अब एक्सपेंस में समझ लो, मैं जिस बिल्डिंग में अपना काम कर रही हूँ वो उसको मैं रेंट पे करती हूँ, तो रेंट इज माय एक्सपेंस। तो मैं जब एंट्री पोस्ट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। और मैंने रेंट कैसे पे करा होगा, कैश में पे करा होगा। तो कैश क्या है मेरा, बताएंगे ध्यान से, कैश है मेरी एसेट। तो जब कैश मेरी एसेट है, और मैंने अभी आपको इससे पीछे वाले रूल में समझाया था कि what comes in debit and what goes out, क्या जा रहा है, कौन सी एसेट जा रहा है, कौन सी एसेट जा रही है, कैश जा रहा है, तो नीचे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। देखो साथ के साथ हम लोगों ने अपने जर्नल एंट्री वाले लेक्चर को थोड़ा सा लीक कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे समझते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मेरे पास लेट्स से मुझे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो गया, मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे, डिबेंचर्स खरीदे थे, शेयर्स से मुझे डिविडेंड रिसीव हो गया, ठीक होगा। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, इक्विटी शेयर्स में, तो आप लोगों को डिविडेंड मिलता है वहां से, ठीक है।
अब जो डिविडेंड इनकम है वो आपकी इनकम है। आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करते हैं, आप तो इतने समझदार है कि सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू हैव रिसीव्ड सम इनकम, तो मुझे वो कहाँ डालनी पड़ेगी, क्रेडिट में डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिख दूंगी, टू, मैं लिखूंगी यहाँ पे टू डिविडेंड इनकम। ठीक हो गया, टू डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड इनकम किस में रिसीव हुई होगी, मेरे को या तो कैश में रिसीव हुई होगी, ठीक है, नहीं तो मेरे बैंक अकाउंट में चला गया होगा। ठीक, अगर तो मेरा कैश रिसीव हुआ है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो मैंने यहां लिख दिया कैश। ठीक है, और अगर बैंक में रिसीव हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था, बैंक क्या है, मेरा मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने क्या बताया, मेरे बिजनेस में अगर कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख देंगे बैंक। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन। अब आप लोगों ने पूरा समझ लिया है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस नेचर के अकाउंट्स होते हैं। अब इसी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक हो गया, मैं आपको हेडिंग देती जाऊंगी, आप लोग मुझे जवाब देंगे कि वो अकाउंट किस में क्लासिफाई होना चाहिए। सबसे पहला है जी मेरे पास कैपिटल। आइए जी, लेट्स बिगिन। तो कैपिटल, प्रोपराइटर कैपिटल किस में आएगी, मेरी पर्सनल अकाउंट में। ठीक है जी, सबसे पहला हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि प्रोपराइटर की कैपिटल है, प्रोपराइटर से रिलेटेड है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स किस में आएंगे, अगेन ड्रॉइंग्स भी मेरे पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेगा, क्योंकि कैपिटल में कुछ भी आना और कैपिटल में कुछ भी जाना। ठीक है, प्रोपराइटर इसको कर रहा है, प्रोपराइटर की कैपिटल है, प्रोपराइटर की ड्रॉइंग है, तो पर्सनल अकाउंट। कैश पेड या कैश रिसीव्ड, अब आप बताइए कैश क्या है। अगर मैं खाली वर्ड कैश लिखूं या कैश पेड या कैश रिसीव्ड लिखूं, मेरी सेहत पे कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी माई रियल अकाउंट, मेरी सारी एसेट्स रियल हैं। ठीक हो गया, कमीशन पेड, आपने कमीशन पे कर दिया। अब आप बताओ, जब आप कुछ पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, ठीक हो गया, तो ये क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक हो गया, और खर्चा बड़ा नॉमिनल सा खर्चा है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक देखते ही आपके दिमाग में एक रेड लाइट जल जानी चाहिए कि बैंक दिखने में तो एसेट है, लेकिन ये धोखा है, ये एसेट नहीं है, ये है मेरा पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया, गेट बिवेयर, ये रियल अकाउंट एकदम नहीं है। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अरे वर्ड लिख दिया, एक्सपेंस लीक कर दिया। ठीक, एक्सपेंस है ट्रैवलिंग का, तो किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो, हमें लोड लेना नहीं है फालतू इसका। तो इसका मतलब ये वाला एक्सपेंस भी किस में जाएगा, मेरा नॉमिनल सा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में भेज देते हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे अब बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी रियल में डालते हैं, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरा पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनेगा। मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। क्रेडिटर्स, अगेन बंदे हैं, लोग हैं, ठीक है, अगर मैंने तो ग्रुप बना दिया है लोगों का, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर ये सिंगल कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम राहुल है, रोहित है, जो भी है, ठीक हो गया, अगर वो सिंगल इंडिविजुअल है तो वो उसका नाम से आएगा क्रेडिटर, तो भी किस में आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक हो गया, सैलरी, यस, आप बताइए सैलरी क्या है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगेन नॉमिनल सा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक हो गया, पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स। ठीक हो गया, ये इनटेंजिबल एसेट है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हम किसी भी अपनी जो टेक्निकल नो हाउ है या मैंने कोई रिसर्च करा है उसकी, हम अगर उसको पेटेंट करवाते हैं, आई मीन टू से कि उसका हम लोग राइट लेते हैं कि मेरी परमिशन के बिना इस चीज को कोई, इस केमिकल फॉर्मूला को या इस टेक्निकल नो हाउ को कोई यूज नहीं करेगा, इस नॉलेज पे मेरा अधिकार है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट। अगेन ये क्या है, ये मेरी एसेट का पार्ट होता है, इंटेंजिबल एसेट, और मेरी सारी एसेट्स रियल हैं। ठीक हो गया, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट क्या होता है भाई, मेरा खर्चा होता है, डेटर्स जो मर जाते हैं, असली में नहीं मरते, मतलब वो पैसा मर जाता है, वो मुझे पैसा देते नहीं है, भाग जाते हैं लेके, उनको बोलते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, भाई मैं 3 साल तक तो अपने अकाउंट्स में उनको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में उनको दिखाना भी बंद कर देती हूँ, भाई क्यों ही दिखाना है, क्यों बैलेंस शीट खराब करनी है अपनी। तो इसलिए ये बैड डेट रिटर्न ऑफ भी क्या है मेरा, ये भी मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक हो गया,
और लास्ट आ रहा है मेरा डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? मेरी एसेट का पार्ट होते हैं। तो अगर ये एसेट है तो ये क्या होगी? रियल एसेट। एक छोटा सा मैं आप लोगों को परेशान करती हूँ, मुझे बताइए, ये सैलरी एडवांस पे कर दी है आपने, ठीक है जी, एडवांस में पे कर दी थी सैलरी, ठीक है। रीता की सैलरी, उसके घर में कोई फंक्शन था, वो आपसे एडवांस में ले गई। अब ये सैलरी एडवांस पे है, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है? मैम नॉमिनल अकाउंट ही तो है, खर्चा ही तो है। गलत। अब ये एडवांस सैलरी जो है, प्रीपेड सैलरी, इज नो मोर योर नॉमिनल एक्सपेंस, इट बिकेम व्हाट? टेल मी, ये क्या बन गया आपका? किसी भी तरीके का अगर सफिक्स या प्रीफिक्स लगा देते हैं, हम लोगों ने पीछे अभी देखा था, इसको वापस जाके देखते हैं, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, अगर किसी भी कोई भी अगर आपका एक्सपेंस है उसके आगे अगर हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा देते हैं तो वो नॉमिनल नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक हो गया जी? तो ये क्या बन गया? ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं खाली पर्सनल लिख देती हूँ, दैट विल ऑल्सो डू। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर डबल एंट्री सिस्टम। आप, आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमने कुल 30 मिनट में पूरा अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है एंड दिस इज द होल टॉपिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स भी बता दिए हैं। इन केस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फर्दर क्वेरी है या आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और वर्ड को आप डिफाइन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज डू कॉमेंट in the comment box and my YouTube channel, or please do like and subscribe, and please share this channel as much as you can. This motivates me to make further effective videos for all of you. Thank you so much. Have a good day.